हेलो एवरीवन। सो गाइस मैथमेटिक्स में हम लोग इनवर्स निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर आपके पास कोई भी 2x2 चाहे 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो और अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है तो उस इनवर्स निकालने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता आप लोगों ने अब तक देख लिया जो कि है एडजॉइंट मेथड का, बड़ा आसान रास्ता है, उसके आप लोगों के पास ट्रिक भी है एडजॉइंट निकालने की। अभी हम लोग आज दूसरे रास्ते के ऊपर आ जाते हैं, वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला रास्ता। ये भी आसान है, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं, कोई चीज़ डिफिकल्ट होती नहीं एक्चुअली। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन, हमारे पास डेफिनेशन है कोई भी इनवर्स मैट्रिक्स अगर होती है तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है गाइस, कि वो मैट्रिक्स को अगर आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। या तो फिर आप लोग ऐसे बोलते हो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये कोई भी इक्वेशन आप लोग उठा सकते हो इनवर्स के केस में। तो अभी हम लोग इनवर्स निकालना देख रहे हैं। अभी हम लोगों को दूसरी मेथड देखना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया कि इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर। अब गाइस मैंने नॉन सिंगुलर क्यों बोल दिया, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का तो इनवर्स निकलता ही नहीं, इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ही इनवर्स निकलते हैं। सो अगर आपको इनवर्स निकालना होगा वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, तो हम लोग देखेंगे अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेफिनेशन के अनुसार हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स ए है तो ए इंटू इनवर्स हम लोग आइडेंटिटी बोल सकते हैं, या तो फिर ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी बात पता है सर। अभी लास्ट नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि मान लो हम लोग ये इक्वेशन उठा देते हैं। अब ये ए जो है वो कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स है, 2x2 चाहे 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर m होगा, कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, और जो i होता है गाइस वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसका भी ऑर्डर m ही होगा, क्योंकि अगर इसका ऑर्डर 2x2 है तो इसका भी ऑर्डर 2x2, इसका ऑर्डर 3x3 तो इसका भी ऑर्डर 3x3 होता है। ठीक है, तो मैंने 2x2 है 3x3 ना बोलते हुए m बोल दिया। तो मान लो a कोई तो भी एक दिया गया हुआ मैट्रिक्स है, हम लोगों को पता है जिसका ऑर्डर m है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको पता है जिसका ऑर्डर m होता है, 2 होता है। अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है जिसका ऑर्डर 2 है तो मैं ये लिख दूंगा, अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है जिसका ऑर्डर 3 है तो मैं ये लिख दूंगा। ये तो हमको पता होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग खुद जनरेट कर लिख सकते हैं। तो देखो ये इक्वेशन में गाइस आप लोगों को दो चीज पता है, ए और ए इनवर्स, बट गाइस ये जो ए इनवर्स है ये आपको पता नहीं, क्योंकि ये तो आपको निकालना है। ठीक है, तो ये जो ए इनवर्स है ये निकालने के लिए हम लोग अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करके निकाल सकते हैं। तो वही चीज मैंने लिख दी यहाँ पे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हम लोग ये लिख सकते हैं। सो लेट अस कंसीडर वही इक्वेशन जिसमें ए जो है वो एक गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m, और आई जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है। हेंस ओनली द अननोन मैट्रिक्स इज ए इनवर्स। तो इस इक्वेशन में खाली एक ही अननोन है जो कि ए इनवर्स। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो ए इनवर्स निकालना है ना, तो ये ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग अभी तरकीब क्या देखने वाले हैं वो अभी पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, उससे पहले, अब ये चीज मैं बाद में पढ़ूंगा, उसके पहले मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको, अभी ध्यान देना। सपोज वी हैव ए, कोई एक ए मैट्रिक्स है और कोई एक बी मैट्रिक्स है और कोई एक सी मैट्रिक्स है। मान लो मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनका प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे एक सी मैट्रिक्स मिल रही है। अभी इफ आई वांट टू अप्लाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान देना इस चीज को, मैंने रो वर्ड यूज किया है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम लोग ये एग्जांपल देख लेंगे, मान लो मेरे पास 1 2 3 4 है इज इक्वल टू 1k 3 7, ऐसा कुछ तो भी है, ये एक इक्वेशन है। अगर मुझे कोई एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, इसका मतलब मान लो मुझे R1 इंटरचेंज R2 करना है, तो ये देखो ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन ही है, बट यहाँ पे हम लोग रो के साथ डील कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। बट उसी तरह अगर मैंने ऐसा बोला रहता C1 इंटरचेंज C2, तो इसको मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलूंगा, बट इसको एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलूंगा। तो देखो आपके पास अभी इस मेथड में दो रास्ते और होंगे, चाहे आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करोगे रो, चाहे आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करोगे कॉलम। तो अभी ध्यान देना ये चीज क्या है
कि अगर ये कोई एक इक्वेशन इस तरह से आता है आपको कि ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स, तो हम लोगों ने एक चीज ऑलरेडी देख चुकी है कि कभी भी प्रोडक्ट में जो पहली चीज होती है, पहली मैट्रिक्स होती है, उसको हम लोग प्री मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है बाद वाली, उसको हम लोग पोस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये चीज तो आपको पता होंगी, हम लोगों ने पहले एलिमेंट में सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के दौरान। तो गाइस, इफ आई वांट टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टू द अबव इक्वेशन, तो उस टाइम पे क्या होगा गाइस, वो जो भी आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे वो खाली अप्लाई होगा प्री मैट्रिक्स के ऊपर और सी मैट्रिक्स के ऊपर, बी मैट्रिक्स के ऊपर उसका कोई फर्क गिरेगा नहीं। मैं एग्जांपल लेके आपको बोल भी देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं कि अगर इफ आई वांट टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टू द अबव इक्वेशन, देन रो ऑपरेशन will only apply on A matrix and C matrix, not on B matrix। ये चीज आप पूरी समझ लो। ये मैट्रिक्स के कुछ नियम है, कुछ रूल्स है जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा कि जब कभी मेरे पास ऐसा इक्वेशन आ जाएगा जो कि मैट्रिक्स इन्वॉल्व है, और अगर मुझे रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस इक्वेशन के ऊपर, तो रो ऑपरेशन तो लगेगा, बट वो ए के ऊपर लगेगा और सी के ऊपर लगेगा, बी के ऊपर लगेगा नहीं। बट अगर वो रो ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। बट इफ वी अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बात ध्यान से समझ लो, बट इफ यू अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, तो अगर आपके पास इक्वेशन यही है ए बी इज इक्वल टू सी, बट अगर इस इक्वेशन के ऊपर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हो, तो वो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बी के ऊपर लगेगा और सी के ऊपर लगेगा, ए के ऊपर नहीं लगेगा। तो ये बड़ा बड़ा खतरनाक नियम है, और ये नियम जिसको समझ गए वो मिस्टेक कोई करेगा नहीं। तो नियम हमने बोल दिए कि बट इफ यू अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देन it will apply on B matrix and C matrix, not on A matrix, not on A matrix। बात समझ में आ रही है गाइस? तो ये चीज बड़ी काम की है। तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, हालांकि ये चीज़ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग थोड़ी देर बाद सीख लेंगे, डोंट वरी। तो इसको हम लोग पहले एक एग्जांपल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास दो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इंटू 3 2 1 2 इज इक्वल टू, मान लो मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़्यादा आप लोग सीरियसली मत लेना इसको, 3 2 1 4, मतलब ये जो नंबर है इसको सीरियसली मत लेना। और अगर मान लो मैंने ये बोल दिया अप्लाई R1 इंटरचेंज R2, तो इसका मतलब क्या, मुझे रो ऑपरेशन करना है, और रो ऑपरेशन मुझे अप्लाई करना है इसी वाले इक्वेशन पे। तो मुझे देखो, अगर रो ऑपरेशन करना है तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के में से ये जो रो ऑपरेशन है ये इसके ऊपर लगेगा और इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको, R1 इंटरचेंज R2। सो 3 4 1 2, इसको कुछ भी धक्का नहीं करने का, लगाने का ही नहीं धक्का, और इसको भी ये ऑपरेशन लग जाएगा, मतलब 1 4 3 2। बात समझ में आ रही है गाइस? उसी तरह हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे। अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 1 3 7 4 इंटू 3 7 2 9 इज इक्वल टू 4 3 5 7, और अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ अप्लाई C1 इंटरचेंज C2, मतलब कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करो, तो देखो गाइस ये ऑपरेशन जो है ये अप्लाई होने वाला है इसके ऊपर और इसके ऊपर अप्लाई होगा बिल्कुल ही नहीं, इसीलिए मैंने ये सारे पॉइंट लिख दिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला वाला तो एज इट इज रहेगा, बड़ी आसान बात है यार, ये समझने में क्या दिक्कत है। C1 इंटरचेंज C2, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, इसको इंटरचेंज करो, तो 7 9 3 2, यहां पे भी वैसा ही इंटरचेंज कर दो, 3 7 4 5। बात समझ में आ रही है?
तो देखो, अगर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो क्या, और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो क्या, अगर आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो ऑपरेशन का रास्ता चुन लिया तो पूरा क्वेश्चन का आंसर आने तक आपको रो वाला रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी आप रो ऑपरेशन कर दिए तो कभी कॉलम तो कभी रो, नहीं। आपको इनवर्स निकालना है, कोई एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से तो कर रहे हो, बट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी अपने पास दो रास्ते हैं। या तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अपना के इनवर्स निकालो, या तो आप एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अपना के रास्ता आंसर निकालो। तो अगर मैं आंसर निकालने चल बैठा, किसी क्वेश्चन में इनवर्स निकाल रहा हूं, और अगर मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना चाहा तो सारे के सारे स्टेप आपके एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के ही होंगे। अगर आपने कॉलम का रास्ता अपनाया तो किसी क्वेश्चन का आंसर आने तक आपको सारे कॉलम ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कुछ रो और कुछ कॉलम। ये चीज आप समझ लो, ठीक है। अब ये चीज हम लोगों ने समझ ली, अब हमको क्या करना है, ठीक है, ये बात तो समझ गई। मान लो अभी हमारे पास, अभी मैं ये चीज मिटा देता हूं, मान लो अपने पास सपोज, अब उसके बाद आप ये चीज लिख देना, सपोज वी हैव इक्वेशन a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अभी हमको क्या करना है गाइस, ए इनवर्स निकालने के लिए, अभी a तो पता है और i तो पता है हमको, अब निकालना है a। तो व्हाट आई हैव टू कन्वर्ट, आई हैव टू कन्वर्ट ए मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ लो, मुझे क्या करना है, एलिमेंट्री, अभी मुझे बताओ, अगर मुझे इसको चेंज करना है, इसको कुछ भी नहीं करना, इसको चेंज करना है, तो मुझे बताओ मैं इसके ऊपर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं या कॉलम। आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में अगर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो ये बदलता है, ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर लगता है और सी के ऊपर लगता है, बी को धक्का भी नहीं लगता। तो मुझे देखो, ये तो है, ये तो प्री है, मुझे इसको ही चेंज करना है, इसको धक्का भी नहीं लगाना। तो गाइस अगर मुझे करना क्या होगा, आसान भाषा में मुझे ए इनवर्स निकालना है ना, तो मुझे ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा आई मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सो टू फाइंड A inverse we have to convert A into I by using elementary रो ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने रो क्यों लिखा, अगर आप कॉलम लिखते तो कॉलम तो इसके ऊपर लगता ही नहीं, कॉलम तो इसके ऊपर लगता था, तो अगर इसके ऊपर कोई ऑपरेशन लग ही नहीं रहा तो ए चेंज थोड़ी होने वाला है। बट मुझे तो ए चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, अब क्यों ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो अगर आपको इसको चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर डालोगे और आपका इक्वेशन बन जाएगा। एंड इक्वेशन बिकम्स, अब ए तो कन्वर्ट हो गया आई में, ए इनवर्स को तो धक्का भी नहीं लगा, और देखो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके ऊपर आप बहुत सारे रो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये भी मैट्रिक्स बदल जाएगा। अब एक बात बताओ, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, वो खुद ब खुद मैट्रिक्स वही मिलते हैं। जैसे 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5, उसी तरह ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स, और इसका आंसर हमको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। बात समझ में आ रही है गाइस। तो इसलिए मैंने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहा बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको आंसर मिल गया। तो क्या आ गया आपका आंसर, ये जो कुछ भी सी होगा, ठीक है भाई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था देयरफॉर टू फाइंड ए इनवर्स वी हैव टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये करने के लिए आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद करेंगी, ठीक है। उसका दूसरा भाग अगर हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो आपके पास ये इक्वेशन अगर रहा तो आप लोग ये चीज अपनाओगे, बट फॉर इक्वेशन ए इनवर्स इंटू ये ए इज इक्वल टू आई, आपके पास ये भी तो इनवर्स की डेफिनेशन ये भी तो कहलाती है ना। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है गाइस, कि यहाँ पे ए इनवर्स एज अ पोस्ट मैट्रिक्स है और यहाँ पे ए इनवर्स एज अ प्री मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जो ए है वो पोस्ट है, यहाँ पे प्री है ए इनवर्स। तो अगर मुझे इस तरह से क्वेश्चन दिया गया तो मुझे ए पता है आई पता है, मुझे निकालना है ए इनवर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले ए को जो कि पोस्ट मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अगर मुझे ये पोस्ट मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट करना है तो मुझे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो अपनाना पड़ेगा।
बट मैं रो अपनाऊंगा या कॉलम? अगर आप रो अपनाओगे तो रो मैट्रिक्स इसके ऊपर अप्लाई होंगे और इसके ऊपर अप्लाई होंगे, इसको धक्का भी नहीं लगेगा, क्योंकि रो में यही चीज होती है। और ये चेंज ही नहीं होगा तो आपको आई कैसे मिलेगा? इसलिए आपको अपनाना पड़ेगा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइज ये सारी बातें सीखने से पहले ये सारी बातें ध्यान से सीख लो कि अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह से होते हैं तो क्या करने से क्या होगा, और इक्वेशन अगर, और उसी इक्वेशन को अगर आप ये अपनाते हो तो क्या होने वाला है। तो इस केस में सो टू कन्वर्ट a into I we have to apply elementary column operation। और ये एक बार a I में कन्वर्ट हो गया तो ये बन जाएगा a, और ये बदल जाएगा कुछ तो भी c b कुछ तो भी। अब a इनवर्स इंटू आई क्या होता है? a इनवर्स। मिल गया ना आपको a इनवर्स। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अभी हम लोग डायरेक्टली प्रोसेस के ऊपर आ जाएंगे कि किस तरह से हम लोग a इनवर्स निकालते हैं बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। ठीक है तो आपको एक एग्जांपल लेके हम लोग सीख लेंगे ये सारी चीज़ें। अभी फटाक से हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं, पहले देख लेते हैं हम लोग वीडियो चालू है। यस चालू है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, बड़ा आसान तरीका है ये। पहले हम लोग अभी 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बहुत सारी मेहनत करेंगे, उसके बाद में हम लोग 3x3 मैट्रिक्स देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर। चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए find the inverse of a। अब a दिया गया हमको 1 2 3 4। अभी देखो क्वेश्चन तो हम लोगों को खाली ऐसा है कि फाइंड ए इनवर्स। अभी ये नहीं बोला कि एडजॉइंट मेथड से निकालो या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो, ये तो उसने बोला ही नहीं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में चाहे आप एडजॉइंट मेथड लगा के इनवर्स निकाल सकते हो, चाहे आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इनवर्स निकाल सकते हो। तो एडजॉइंट तो हम लोगों ने सीख लिया ना, अभी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। चलो, अभी हम लोगों के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता देखो क्या है, या तो मैं ऐसे निकालूंगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, मैं बोल दूंगा a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। सही है गलत? बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर ए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मिलेगा, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। दोनों डेफिनेशन है। बट एक चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर मैं ये इक्वेशन को लेके चल देता हूं तो मुझे इसको आई में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। बट अगर मैं ये इक्वेशन लेके चल देता हूं तो मुझे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप रो में ज़्यादा बेहतर हो या कॉलम में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा रो में ज़्यादा बेहतर हम लोग बन सकते हैं, तो हम लोग ये इक्वेशन लेके चल देते हैं। हालांकि आप इसकी भी प्रैक्टिस करते रहो। तो चलो हम लोग लिख देते हैं। अभी ए मैट्रिक्स हमको पता है, लिख दो। चलो कितना है 1 2 3 4 इंटू ए इनवर्स तो हमें पता नहीं, तो लिख दो एज इट इज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है 1 0 0 1। अब मैंने आपको क्या बोला कि इसके ऊपर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो और इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो। अब आइडेंटिटी करना है मतलब मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 1 लाना है। मतलब इस मैट्रिक्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना है 1 0 0 1। तो सबसे पहली बात यहाँ पे 1 लाना, हम लोगों को याद है अभी पिछली बात है। तो यहाँ पे 1 लाना, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। अब मुझे यहाँ पे 0 लाना है, तो देखो गाइस यहाँ पे 0 लाने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, आपको याद होगा अप्लाई। देखो ये जो नंबर है यहाँ पे 0 लाना है जो कि सेकंड रो में है, तो मुझे सेकंड रो चेंज करना है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। और किस तरह से चेंज करना है गाइस, सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो अगर करूंगा तो 3 - 1 तो 2 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सेकंड रो माइनस थ्राइस फर्स्ट रो। इससे क्या होगा कि आपने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 1 3। अब 3 - 3 आ जाएगा 0, और यहाँ पे 0 हमें चाहिए।
बात समझ में आ रही है? तो चलो ये ऑपरेशन अप्लाई कर दो इसके ऊपर, तो सेकेंड रो चेंज होने वाला है, फर्स्ट रो तो एज इट इज है, तो फर्स्ट रो एज इट इज लिख दो 1 2। अब सेकेंड रो चेंज होने वाला है तो किस तरह से, R2, पहले R2 लिख दो 3 4, अब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 3, 3 2 6, और हमें करना है R2 माइनस थ्राइस R1। अब 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है ना। अब ये ऑपरेशन खाली इसको लगा और इसको लगेगा, इसको धक्का भी नहीं, तो ये एज इट इज। अब सेम ऑपरेशन गाइज आपको इसको भी लगाना है, तो देखो सेकेंड रो चेंज होने वाला है तो फर्स्ट रो एज इट इज। अब सेकेंड रो ये लगा दो, पहले तो लिख दो सेकेंड रो एज इट इज 0 1, ज्यादा दिक्कत नहीं, दिक्कत वाला काम नहीं, ये ऑपरेशन इसको लगा दो, ये वाले मैट्रिक्स को, तो सेकेंड रो ही चेंज होने वाला है ना, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज है। अभी सेकंड रो किस तरह से चेंज होने वाला है, तो ये अप्लाई करने के लिए मैं रफ में कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो चलो सेकंड रो लिख दो एज इट इज, और फर्स्ट रो को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0। अब अप्लाई करो, अप्लाई करो, R2 माइनस थ्राइस R1, 0 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 0 1, ठीक है ना गाइस। चलो अभी हम लोग यहां तक तो आ गए, यही चीज अभी हम लोग, मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो, 1 2 0 माइनस 2 A इनवर्स, और 1 0 माइनस 3 1, मैंने इसी को ऊपर लिख दिया। चलो अभी नेक्स्ट चीज हमको क्या करना है गाइस, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 1, हाँ यहाँ पे तो 0 लाना है आपको, नो डाउट, तो मैं एक काम कर देता हूँ ना, आपको यहाँ पे 0 लाना है ना, तो गाइस आप ध्यान दो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है। गाइस अगर मैंने ऐसा ऑपरेशन किया R1 प्लस R2, तो बात बन सकती है क्या? हाँ बिल्कुल बन सकती है। देखो ना गाइस, अगर मैं R1 प्लस R2 कर देता हूं, तो देखो सेकंड रो, फर्स्ट रो चेंज होने वाला है, सेकंड रो को तो धक्का नहीं लगेगा, तो सेकंड रो एज इट इज लिख दिया, बरोबर है। एक्चुअली वैसे तो प्रोसेस इसको 0 लाने के बाद यहाँ पे 1 लाना है, बट अभी यहाँ पे डायरेक्टली मुझे आंसर मिल रहा है, तो मैं क्यों ना करूं। तो क्या करूंगा मैं गाइस, इसको 0 और इसको -2 एज इट इज लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट रो चेंज होने वाला है। अब फर्स्ट रो किस तरह से चेंज होने वाला है, R1 प्लस R2, 1 प्लस 0 1। अब देखो 2 प्लस -2, अब माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, -2 -2 0, आ गया ना यहाँ पे 0, ठीक है ओके। वैसे तो गाइज मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसे ज्यादातर इसको 0 लाने के बाद यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करो, बट इस वाले क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे इजीली 0 मिल रहा था, इसलिए मैंने ला लिया, ठीक है। अब यही ऑपरेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये यहाँ पे अप्लाई होगा और यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे नहीं। तो चलो फर्स्ट रो चेंज होगा तो सेकंड रो एज इट इज, और फर्स्ट रो किस तरह से चेंज होने वाला है, फर्स्ट रो प्लस सेकंड रो, 1 प्लस -3, इसका मतलब 1 -3 कितना होगा, -2, 0 प्लस 1 1, ओके। अभी नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अभी मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, अब यहाँ पे 1 लाने के लिए एक ही रास्ता है, बस जो नंबर है उसी को डिवाइड कर दो। मैं सिंपली क्या करूंगा गाइस, सेकेंड रो को -2 से डिवाइड कर दूंगा। अगर मान लो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं कि यहाँ पे अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं उसी नंबर से उस रो को डिवाइड कर दूंगा। तो अगर सेकेंड रो चेंज होगा तो फर्स्ट रो एज इट इज। अब सेकेंड रो को आपने किससे डिवाइड किया, -2 से, तो 0 अपॉन -2 0, -2 अपॉन -2 1, और वही ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सेकेंड रो चेंज होगा तो फर्स्ट रो एज इट इज, -2 1। अब सेकेंड रो को आपने किससे डिवाइड किया, -2 से, सो -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसर, 3/2। सेकेंड रो को आपने -2 से डिवाइड किया, 1 अपॉन -2, 1 को -2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, -1/, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो गाइज ये कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, -2 1, 3/2, -1/2। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता क्या है, वो खुद ब खुद वही मैट्रिक्स। तो देखो हमको मिल गया A इनवर्स का वैल्यू, तो इसको बोलते हैं गाइज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो देखो अगर आप इसको एडजॉइंट मेथड से कंपेयर करते हो तो इस वाले मेथड में आपका खुद का दिमाग लगने वाला है कि भाई नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे ऊपर डिपेंड है क्या करना है। अगर आप लोग एडजॉइंट मेथड देखते हो तो दिमाग का कुछ काम नहीं, बस थोड़े बहुत रूल है, वो रूल अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो
चाहे आपके पास अब आपको किसी स्टूडेंट को ये पसंद आता है, किसी स्टूडेंट को एडजॉइंट मेथड पसंद आती है, तो दोनों मेथड आपके सामने है। अब डिपेंड करता है कि आप किस वाले मेथड में ज़्यादा परफेक्ट हो, ठीक है ना गाइस। तो ये होता है इन्वर्स निकालने का तरीका, और ये मैंने 2x2 के लिए आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग 2x2 के बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद में हम लोग फिर 3x3 मैट्रिक्स की ओर बढ़ेंगे। अभी आप लोगों को करना क्या है, एक ही काम करना है, मैं बस 2 सवाल देता हूँ आपको, वो 2 सवाल बस इस वाले मेथड से आप करिए। आ गए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वो 2 एग्जाम्पल ऐसे है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 3 5 2, इसको आपको इन्वर्स में करना है इस वाले मेथड से, और एक दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास 1 5 4 3, इसको भी कन्वर्ट करना है इन्वर्स में, ठीक है। तो ये 2 मैट्रिक्स आप इसी तरह से देखिए। हाँ, अभी हम लोग चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। ये चेक करने के लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है। चलो हम लोग चेक करके देखते हैं पहले। अभी मैं ये आंसर जो आ गया हमारा, ये आंसर तो एज इट इज लिख देंगे। अभी हमने क्या बोला कि भाई देखो, आपके पास जो मैट्रिक्स है उसको अगर उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेंगी, ये हम लोग लिख दिया। अभी हम लोग चेक करते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है हमारी 1 2 3 4, और इसका इन्वर्स क्या आया गाइस, -2 1 3/2 -1/2। अभी हम लोग चेक करते हैं कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो सचमुच में आई मिल रहा है या नहीं, ठीक है। अगर मिल गया तो हम लोग करेक्ट है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया होगा हमारे से। प्रोसेस तो सेम है, मिस्टेक थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हुआ होगा, बट हम लोग चेक कर देंगे। चलो, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये रूल आपके पास है, मैं बोल देता हूँ हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो करते, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से, तो क्या आ जाएगा 1 × -2 प्लस 2 × 3/2 आ जाएगा 3, -2 + 3 ये आता है 1। चलो सेकेंड कॉलम, 1 × 1 1 प्लस 2 × -1/2 -1। अरे 2 × अगर -1/2 करोगे तो माइनस इंटू प्लस तो आ जाएगा माइनस, 2 × 1/2 2 कैंसर, तो बचा क्या -1, इसलिए मैंने -1 लिख दिया। अब 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा -1 -1 0, ठीक है। नेक्स्ट 3 × -2 -6 प्लस 4 × 3/2 6, 4 × 3/2 तो 6 होगा ना, जैसे 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, और -6 + 6 0, ओके। नेक्स्ट कॉलम 3 × 1 3 प्लस 4 × -1/2 4 × -1/2, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 × 1/2 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया -2। अब देखो ये इसका आंसर क्या आ गया -2। अब 3 -2 माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 - 2 1। तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन मिला ना आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो हमारा इन्वर्स निकाला वो 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो 2 सवाल दिए, तो आप जो इन्वर्स निकालोगे आप खुद ब खुद चेक कर सकते हो कि वो जो इन्वर्स निकाला वो सही है या गलत है। एक ही करना है कि इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है उसको इसी को मल्टीप्लाई कर दो, और देखो आंसर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हमारा इन्वर्स थोड़ा अलग निकल सकता है क्या, नहीं। अगर आप ये क्वेश्चन लेते हो सवाल, तो इसका एक ही इन्वर्स है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक चीज देखा है कि इन्वर्स इज ए यूनिक, किसी मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स हो सकता है, 10-12 नहीं, ओके। तो चलो आप लोग सॉल्व करके देखो, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।